अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू और हमारे साथ जी सीनियर जर्नलिस्ट अनीस फारूकी साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। जी, माय प्लेजर। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी सुनने वाले देखने वालों को। सर आपका एक आर्टिकल देखा मैंने एक दो दिन पहले, बड़ा जबरदस्त किस्म का आपने लिखा है, उर्दू में है ऑफ कोर्स, और आपने लिखा है एफएटीएफ के हवाले से कि जी बड़ा कुछ हो गया, जो है कोरोना भी निकल गया, ईद भी हो गई। तो अब आपको क्या लग रहा है उस आर्टिकल के हिसाब से, अगर हम बात करें जी कि किस तरफ हालात जाते हुए नजर आ रहे हैं? तो कोई बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा है खत्म हो गई कहानी एफएटीएफ की। जी जी बिल्कुल। नॉट ओनली दैट, यहाँ तो ये बताया जा रहा है कि बाकी सब अब सही हो गया है और इस दफ़ा हम निकल आएंगे। हकीकत इसके बरक्स है। वो ये है कि मैंने जो आर्टिकल लिखा है उसमें मैंने स्टार्ट इसी तरह से किया कि देखें, मई के महीने में हमने जो है वो रोज़े भी रखे, ईद भी मनाई, ठीक है। और मई का महीने में जो है आपको मालूम है यौम मई मजदूरों का दिन भी मनाया। 2 मई को हमने वो जो रेडार का था दिन वो भी मना लिया कि जिसमें उसामा बिन लादेन को नेवी सील आके उठा के ले गए थे, उसकी भी गम भी मना लिया, जश्न भी मना लिया, जो भी मनाना था सारी चीज़ें मना ली। क्या आपको याद है कि अब आपकी तारीख पेशी की होती है, वो कोर्ट में पेशी होती है, तो पाकिस्तान की पेशी है जून के महीने में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सामने आपको जवाब जमा कराना है, जो कि साल के साल आपकी पेशी होती है। वो होता है ना कि जब आप किसी को अरेस्ट करते हो, उसके बाद उसको जमानत पे छोड़ देते हो, फिर कहते हो कि हाजिरी लगाते रहना थाने में, तो थाने में जाके हाजिरी भी लगानी है पाकिस्तान को, और उसकी कोई तैयारी नहीं है। उसी पे मैंने अपना आर्टिकल लिखा था और उसी पे बात हुई है। लोगों को अब समझ में आना शुरू हुई है। और उसके बाद मेरा आर्टिकल छपने के बाद नया दौर मीडिया, आपको पता है कि एक अल्टरनेट आवाज़ बन गई है इस वक्त पूरी दुनिया में सहाफ़ियों की, जहां उन्हें लिखने को मौका नहीं दिया जाता, वो वहां लिखते हैं और वो पूरी आवाज़ दुनिया में सुनी जाती है। तो उस पे मैंने वहाँ अपना आर्टिकल भेजा था, उन्होंने मेहरबानी की, छाप दिया। और उसके बाद पाकिस्तान की जो हुकाम हैं उन्होंने एक्शन लिया उस पे, और उसका जवाब टेलीविज़न के ज़रिए अपने पेड लिफाफा एंकर्स के ज़रिए ये देना शुरू कर दिया है कि जनाब एफएटीएफ कुछ भी नहीं है, ये झूठ है और हमें अब कोई फ़िक्र की बात नहीं है। ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है कि हम आवाम को अपने धोखे में रखकर और बस इसी मंजन में लगाए रखेंगे कि आप जो है ईद मनाएं, आप रोजे रखें, आप जो है ना वो गेम देखें, पीएसएल देखें, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि आपकी जो हुकूमत है वो किस कदर परेशान कुन सूरत हाल से गुजर रही है। सर छुपाने से तो कुछ होगा नहीं, अब इनके तो सबको ये बात समझ आ चुकी है कि जो सैटेलाइट चैनल्स हैं वहां पे इनके अपने पपेट बैठे हुए हैं बिल्कुल और वो इन्हीं की जबान बोल रहे हैं। लेकिन जो असलियत है, जो हकीकत है, जो रियलिटी जिसे हम कहें, वो तो इनको भी मालूम है और पब्लिक को भी पता है। तो उस लिहाज से आप क्या देखते हैं कि क्या होने जा रहा है? क्योंकि आगे जो इन्होंने मजीद हालात खराब किए हैं, हामिद मीर साहब वाले वाकये के बाद असतूर के साथ जैसा हुआ, दोनों ने एजेंसीज का नाम लिया है, तो उससे एफएटीएफ के ऊपर कुछ और इनके ऊपर प्रेशर नहीं आ जाएगा? प्रेशर तो आएगा, मतलब हरकतें जो है ना वो अच्छी नहीं है। जो कहते हैं ना कि लौंडे की हरकतें सही नहीं है, कि शायद कोई इसको रिश्ता मिल जाए, कोई भी हरकतें सही नहीं जा रही हैं इसकी। अपने आप को करेक्ट नहीं किया, मंजी तले डांग नहीं फेरी अभी, तो उसके बाद जब तक अपने घर को साफ नहीं करेंगे, अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं लाएंगे, ये किस मुंह से एफएटीएफ में जाएंगे? ये मतलब बात क्लियर हो गई है। हुआ ये कि सिचुएशन ऐसी आ गई है कि पाकिस्तान को 27 पेंडिंग जो थे ऑर्डर मिले थे, डिमांड थी एफएटीएफ की, उसमें से वो 6 बाकी रह गई हैं। कोई 24 कर दिए थे या इस तरह से कुछ कर दिए, तो 6 जी। बाकी रह गई। 6 में से भी 3 जो है वो किसी हद तक पाकिस्तान ने उस पर अमल किया, बहुत यानी कि जिसे कहते हैं ना हाफ हार्टेडली अमल किया है, और वो भी इस लायक नहीं है कि उसको पेश किया जा सके जब आपकी पेशी होगी। और 3 पे तो बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। तो आउट ऑफ 6, 6 के 6 अभी पेंडिंग हैं, जेर इल्तवा हैं, और उस पे पाकिस्तान जाएगा। ये सोच रहा है कि ये जाएंगे तो वो तो एक्सेप्ट तो नहीं होगा कि जी ये आपने हमें तसल्ली बख्श सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया है कोई। सो उसमें अब होगा या ये कि जो नारे, दो तरह के नारे लगते हैं कि एक तरफ तो हिंदुस्तान से भी नारा लगता है कि पाकिस्तान गया ब्लैक लिस्ट में, ठीक है, और दूसरी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से नारा लगता है कि हम तो इस बार तो ग्रे लिस्ट से भी बाहर आ रहे हैं, शेख रशीद आके बैठ जाते हैं। दोनों सूरतें जो है ना वो सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, दोनों बयानी गलत हैं। ब्लैक लिस्ट में जाने का कोई इम्कान नहीं है पाकिस्तान का।
उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक जो है वो सारी चीज़ों पे अमल किया है। थोड़ी सी जो आखिर की एक दुम फंस गई है वो रह गई है। मेरा एतराज़ जो है ना वो इस बात पे नहीं है कि पाकिस्तान ब्लैक में जाए या ग्रे में जाए या बाहर आए। मेरा एतराज़ इस बात पे है कि हमने एफर्ट्स क्या किए। हमारी सरकार ने हमारे जो मुंसलिका इदारे हैं, मुतल्लिका इदारे हैं, उन्होंने जो कोई इस पे तैयारी की कि नहीं की। मैंने आर्टिकल में तो नहीं लिखा, लेकिन मैं जगह जगह पे ये ज़रूर कहता हूँ कि क्या, बल्कि शायद लिखा भी है कि हंसते मुस्कुराते आपके दांत निकालते हुए है शाह महमूद कुरैशी टेलीविजन पे इंटरव्यू देंगे, क्या वो एफएटीएफ में हेल्प करेगा? क्या शेख रशीद पाव पाव के एटम बम वाली बातें करके और उल्टी सीधी बयानात दे के एयरवाई पे बैठ के वो हेल्प करेगा? फिर दोस्त आपा जो हैं वो अपनी बयानात देंगी, वो हेल्प कर रही है पाकिस्तान की? या दूसरे लोग जो मुराद सईद और दीगर इन्होंने टीम तर्जुमानों की बिठाई हुई है, फवाद चौधरी बैठ के बीबीसी पे बात करते हैं कि मैं आई एम ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उसका मैं मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन हूँ। अकल के नाखून लो मेरे भाई, आप की औकात दुनिया में क्या है? इस वक्त आपकी पेशी होने जा रही है, आप एक छठी बड़ी एटमी रियासत हो, आर्मी हो, उसके बाद आपकी पेशियां हो रही हैं, आपको शर्म नहीं आती कि आपने कोई तैयारी नहीं की थी? आपको चाहिए था कि आप इसको खत्म कर चुके होते 2-3 साल पहले ही, लेकिन एफर्ट्स ही नहीं है। एफर्ट्स किस तरफ हैं आरजू के? एहतिसाब, अकाउंट, मैं नहीं छोड़ूंगा इनको, इनकी चीखें निकालूंगा, इनको रुलाऊंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, इसको बाहर निकालूंगा, इसको ई सेल पर डालूंगा। तर्जुमान बैठे हुए, वो एक कोई आता है तो वो मुंह खोल के सारे शुरू हो जाते हैं। मतलब देयर इज नो सीरियस एफर्ट्स एट ऑल ऑन द पाकिस्तान साइड्स टू टैकल द एफएटीएफ। सर ये इसी में खुश नजर आ रहे हैं कि हम ग्रे में हैं, ब्लैक में नहीं गए हैं, तो ये इसमें ग्रे में खुश होने वाली कौन सी बात इनको लग रही है कि आपके ख्याल से कि ये ग्रे में इतने ज्यादा रिलैक्स बैठे हुए, इतने मुतमईन नजर आ रहे हैं कि ठीक है हम ग्रे में भी ठीक है? वो कहते हैं ना कि पाकिस्तानी कौम को इन्होंने कहा कि मौत दिखाकर बुखार पे राजी कर लिया है, तो हम बुखार में खुश हैं कि चलो मरे तो नहीं ना कम से कम। तो ये दुनिया की किस महज़िब कौम में, किस अच्छी कौम में, जहाँ डेमोक्रेसी सो कॉल्ड हो, जहाँ एक हैंडसम वजीर आजम हो, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा हो, उसके इल्म में होना चाहिए कि इन चीज़ों से कैसे निकलते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स की बुनियाद पे प्राइम मिनिस्टर बन जाना या ऑक्सफोर्ड में चले जाना, वहाँ से जो है 3rd डिवीजन में बीए कर लेना, ये कोई इस बात की दलील नहीं होती कि आपकी जहानत भी जो है ना वो उतनी ही है। आपकी जहानत जो है वो अगर आउट ऑफ 100 0 है, तो आपने ऑक्सफोर्ड से पढ़ लें या कहीं से भी पढ़ लें, हार्वर्ड से पढ़ लें, वो आप उस कंट्री चलाने के लायक नहीं हो सकते। मैं कहता हूँ ना कि ये आदमी इमरान खान जो मौजूदा हमारा वजीर आजम, प्रधानमंत्री, तारीख इंसानी का अजीम फलसफी जो भी है, ये क्रिकेट टीम के सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन बनने का अहल नहीं था। इसको आपने मुल्क का वजीर आजम लगा दिया। तो जब आप मुल्क का वजीर आजम लगाएंगे, वो जो फैसले करेगा, वो सुबह उठेगा, टीवी देखेगा और फैसले करेगा, या बीवी बताएगी। तो टीवी और बीवी से मुल्क नहीं चलते हैं, ये चलते हैं एक अच्छी टीम से। आपने एफएटीएफ के लिए कौन सी टीम तैयार की थी, वो आज तक किसी के सामने नहीं आए। जो सामने लोग आते हैं वो अपना बड़ा सा मुंह लेके फवाद चौधरी और शेख रशीद आ जाते हैं, या फिर दो साहब आ जाती हैं। अब आप मुझे बताइए कि दुनिया की किसी मुल्क की मिसाल ले लें, इंडिया की ले लें, आप नेपाल की ले लें, भूटान की ले लें, वहाँ पे कहाँ ऐसा होता है कि लोग तर्जुमानों की फौज बैठ के सारा दिन टॉक शो में बैठ के बातें करें और इस मौजू पे बात ही ना करें कि आपकी कौम जो है वो एक बड़े चैलेंज से गुजर रही है एफएटीएफ को। तो ये इन लोगों के विजन है, ये वो पीटीआई का 22 साल का तजर्बे का विजन है कि जिसको आप बार बार दोहराते हैं और उस पर आपको जो कारकर्दगी नजर आती है वो 0/0 नजर आती है। तो नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून वो क्यों चाहते हैं कि इमरान खान और हुकूमत करें? वो इसलिए चाहते हैं कि वो उन लोगों को जरा खुल के पता चल जाए एक बार कि ये जो है हुकूमत किस कदर नाअहल और नाकाम है और किस नहज पे मुल्क को ला रही है। लेकिन मेरा इस पे नुक्ता एतराज़ ये है कि अगर आप इनको और छूट देते रहेंगे तो मुल्क और पीछे और तबाही की तरफ जाता रहेगा। जी सर आज भी इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आई है आज या कल में कि वो जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी अपोजिशन फौज को कह रही है कि गवर्नमेंट गिरा दो। तो इसका मतलब है कि वो ये बात के लिए तैयार हैं, वो इस बात को मानते हैं कि जो आर्मी है, जो फौज है, वो कोई गवर्नमेंट गिरा सकती है, वरना वो तो हमेशा से ये कहते रहे नहीं जी वो तो इदारा है और प्राइम मिनिस्टर तो मैं हूँ और मैं जो चाहूंगा वो होगा। लेकिन अब उनका ये स्टेटमेंट आया है कि वो एक तो ये कह रहे हैं और दूसरा उन्होंने एक और स्टेटमेंट इंडिया के बारे में दिया कि जी जब तक वो 370 दोबारा नहीं लाते हम उनके साथ कोई बात नहीं करेंगे, जबकि बाजवा साहब ने कहा था कि सब माजी भूल जाओ और आगे बढ़ो।
देखें, पहली बात तो ये कि जो आप 370 की बात कर रही हैं, एजाज सैयद ने अपने प्रोग्राम में क्लियर बता दिया है। आपने भी उनका ताज़ा तरीन इंटरव्यू किया था और उससे पहले मेरी भी उनसे भी बात हुई थी, मैंने भी उनका इंटरव्यू किया है। 370 के वक्त पाकिस्तानी हुकाम को, और आपको पता है हुकाम में कौन लोग होते हैं जो सीनों पे तमगे सजा के घूमते हैं, एक जंग नहीं जीती और तमगों की एक बहार है, वो उनको बता दिया था कि ये काम होने जा रहा है, आपने उफ नहीं करनी है, आपने उफ नहीं करनी है। और उन्होंने उफ नहीं की। वो इतने ताबेदार हैं न्यूक्लियर स्टेट की हेड और आर्मी के हमारे जियाले बहादुर पुत्र हटा दे जो हैं, वो इतने बहादुर हैं, उन्होंने उफ तक नहीं की और लिप सर्विस, ज़बानी कलामी मुंह की फायरिंग करके वो खामोश हो गए। 1 घंटा जुम्मे की नमाज के बाद लोगों को एक्सरसाइज करा दी मस्जिद के बाहर खड़े होके, एंड दैट्स इट। कश्मीर को उनको पता था कि ये हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान इसको लेकर रहेगा, और क्योंकि उनकी हुकूमत एक जमहूरी हुकूमत है, एक तसलसल है, कंटिन्यूटी है, और वो अवामी वोटों से सेलेक्ट हुआ हुआ प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री है जिसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो वो अपनी जब बात कोई वादा किया उसने इलेक्शन में, उसने हर वो वादा जो इलेक्शन में किया वो पूरा किया। और इनको मालूम था कि ये ऐसा एक प्राइम मिनिस्टर तारीख में आया है कि ये अब जो काम करेगा ये इसको हम फाइट नहीं कर सकेंगे। जैसे अभिनंदन को इन्होंने 1 घंटे के बाद चाय पिला के फोटो खींच के वापस भेज दिया था, इसी तरह इन्होंने कश्मीर को भी प्लेट में रख के सजा के ऊपर उसके अच्छा सा दस्तरखान रखा और उसको कहा कि ये लीजिए, ये आप लीजिए, हमें थोड़ा सा फेस सेविंग करने दीजिएगा, कि इतनी इजाजत दे दें कि हम हल्के फुल्के आंसू बहा लें। तो इन्होंने चीखें भी नहीं मारी, इन्होंने दुहाइयां भी नहीं दी, इन्होंने सिर्फ हल्के से आंसू बहाए और कहा कि जी गुड बाय कश्मीर, और कश्मीर इनका चला गया। ये इतने नाअहल लोग हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान के हिस्से में कश्मीर है, जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटर जिसको इंडियन जो है पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कहते हैं, वो भी कल कलां को दे देंगे तो ये उफ नहीं करेंगे, क्योंकि जब इनसे कहा जाएगा कि तुमने उफ नहीं करनी तो नहीं करेंगे। तो ये सूरत हाल जब आपकी क़यादत की हो तो वो जमहूरियत अपोजिशन उनसे दरखास्तें करती फिरे कि आपने जो है वो हुकूमत गिरानी है, ये उठानी है, ये लानी है। ये जमहूरियत का हाल है आपके मुल्क में। जी तो जी वसतुल्लाह खान साहब जो डॉन टीवी पे जो है वो शो भी करते हैं, बीबीसी में भी लिखते हैं, आप यकीनन जानते होंगे। उन्होंने कहा इनको अगर बैठने को कहा जाए, यानी गवर्नमेंट को बैठने को कहा जाए तो ये लेट जाते हैं। आप कहाँ तक एग्री करते हैं? एक फोन कॉल पे लेट जाते हैं, क्योंकि उनसे उस वक्त कहा नहीं जाता कि आपने लेटना है। उनसे कहते हैं कि जी हेलो दिस इज बिल क्लिंटन, या हेलो दिस इज जॉर्ज बुश। वो कहते हैं यस सर आई एम रेडी, मतलब उन्होंने सवाल भी नहीं सुना होता और वो कहते हैं जी आई एम रेडी, और बाकी तो आप जानते हैं फिर क्या होता है। तो वो एक फोन कॉल पे ढेर होने वाली कौम मशहूर हो गए हैं हम। और शर्मिंदगी की बात है कि जब दुनिया में हम जाते हैं बाहर और लोगों से बात होती है तो वो हमें ताना देते हैं कि एक फ़ोन कॉल पे तुम्हारी कौम ढेर हो जाती है, क्वेश्चन भी नहीं करती, बार्गेनिंग भी नहीं करती, टर्म्स एंड कंडीशन भी नहीं रखती, अपनी शराइत भी नहीं रखती। उसामा बिन लादेन के वक्त, 9/11 के वक्त जब फ़ोन आया मुक्का दिखाने वाले बहादुर जनरल कारगिल के शिकस्त खुर्दा जनरल परवेज़ मुशर्रफ को, तो उसने कहा यस सर कहा और कहा कि हम आपके साथ हैं। जब बुश ने कहा कि आर यू विद अस और ऑन द साइड ऑफ टेररिस्ट, उसने कहा आई एम विद यू। और उन्होंने अपने लोग भेज दिए, उन्होंने डॉलर्स के बदले में पश्तूनों को भेज दिया। फिर अमेरिकी जनरल अपनी किताब में गलत नहीं लिखते कि ये अपनी माँ को भी बेच सकते हैं पैसों की खातिर, डॉलर की खातिर, लफ्ज डॉलर इस्तेमाल किया था। तो आप सर मुझे अभी बताइए कश्मीर क्या हैसियत रखता है और दूसरी चीजें क्या हैसियत रखती हैं? लेकिन सर फिर ये करेंगे क्या? ये कश्मीर का चूरन बेच बेच के तो इन्होंने फौज खड़ी की हुई है। कश्मीर का चूरन बेचना अब ख़त्म हो गया, क्योंकि वो चूरन की पोटली ख़त्म हो चुकी है। तो अब इनके पास कोई बचा नहीं है। अब फ़लस्तीन का इन्होंने तो कुछ दिन रोना रोना है। उसके बाद ये सऊदी अरब के बलबूते पे कुछ काम करेंगे, इधर-उधर मुसलमानों के मुल्कों में जाके मारेंगे, राहिल शरीफ की क़यादत में मुसलमानों को ही मारेंगे, ईरान का हव्वा खड़ा करेंगे। और ताज़ा तरीन जो है, अब वो तुर्की की मदद से एक नया एलाइज़ चाइनीज़ और तुर्किश एलाइज़ बनाकर ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अफ़गानिस्तान का जो इनके हाथ से निकल चुका है अफ़गानिस्तान। ये आपको मालूम होना चाहिए कि अफ़गानिस्तान जो पाकिस्तान की फ़ौज उसको अपना 5वां सूबा मानती थी, जहाँ वो करता धरता थे, जहाँ वो उठक-पटक गवर्नमेंट की करते थे, जहाँ वो तालिबान को दूध पिलाते थे, उसके बाद उसी ने सांप ने उनको जब डसा, उसके बाद भी इन्होंने सबक नहीं सीखा और अब अफ़गानिस्तान भी इनके हाथ से निकल गया है। अफ़गानिस्तान में जो जज़्बा पनप रहा है पाकिस्तानियों के साथ, शर्मनाक हद तक हमें अफ़सोस होता है कि वो नफ़रत पे मबनी है। उनकी
उन्होंने देखा कि हमारी वेलफेयर में कभी पाकिस्तान काम नहीं आया, जब भी हुई हमारी तबाही में, जब बम गिरे तो उसके साथ पाकिस्तान का नाम मुंसलिक हुआ, और जब उस बम पे मरहम रखने के लिए आए तो पड़ोस से हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान के डॉक्टर आए, उनके एनजीओज आई, उनकी वेलफेयर एसोसिएशन आई। हिंदुस्तान हमारा रिवायती एक हरीफ मुल्क है जिसको हम दुश्मन कहते हैं, लेकिन आप ये देखें कि उस दुश्मन ने आज तक कोई दुश्मनी वाला काम नहीं किया, सारे काम हमने ही किए, जो पठानकोट से लेकर और पुलवामा से लेकर मुंबई अटैक से लेकर। मरहम नहीं रखा, हमने जख्म लगाए, उन्होंने मरहम रखा, हमने जख्म लगाए, उन्होंने मरहम रखा, उन्होंने माफ़ी दी, और उसके बाद उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। एक इतनी बड़ी ताकत अगर चाहे तो एक सर्जिकल स्ट्राइक के ज़रिए ये सारा सिस्टम ख़त्म कर सकती थी, लेकिन चूँकि उनके आइन में लिखा हुआ है कि वो किसी के मुल्क में इंटरवेंशन नहीं करेगी, फौजी इंटरवेंशन नहीं करेगी, तो उन्होंने आज तक नहीं की। बिल्कुल सही। लेकिन सर अभी रिसेंटली जो कुछ हुआ पाकिस्तान में, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से एज अ जर्नलिस्ट आप क्या समझते हैं कि जो जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं और मुसलसल, और वो भी सबसे ज्यादा जो है, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो कैपिटल इस्लामाबाद में किया जा रहा है, आप इस सब चीज को कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये कि आप अपनी हिफाजत करें, आप खुद इस्लामाबाद में, ठीक है, क्योंकि हमें हमें बड़ा अफसोस होता है कि जब हम देखते हैं कि हमारे साथियों के साथ ये होता है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, और कैपिटल सबसे महफूज तरीन शहर होता है हर तरह से, चोरी चकारी, जेब कतरों से, डाकुओं से, कातिलों से, मुजरिमों से, स्ट्रीट क्राइम से, सबसे महफूज तरीन सिटी होती है। जैसे हमारी ऑटवा है, इसी तरह वाशिंगटन है, उसका जो कैपिटल का एरिया है डीसी का। तो इस्लामाबाद ना सिर्फ ये कि आवाम के लिए महफूज नहीं है, अब वो सहाफ़ियों के लिए महफूज नहीं है। कल को ऐसा ना हो कि वो डिप्लोमेट्स के लिए महफूज ना रहे और पाकिस्तान पे एक ऐसा स्टिग्मा लग जाए कि ये एक गैर महफूज मुल्क है। फिर हम ये सवाल करेंगे कि क्या इस जो लोग अपने दारुल खिलाफा यानी कि कैपिटल को महफूज नहीं रख सकते, क्या वो अपनी एटमी असासों को महफूज रख सकेंगे? क्या वो कभी किसी गलत हाथों में तो नहीं पड़ जाएंगे? क्या आप ही के डीप स्टेट के रोग एलिमेंट, जो आप सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं, कल को वो एटमी आपके जो एसेट्स हैं उन तक उनकी रसाई हो गई, वो पहुंच गए वहां तक, उनके वो बटन पे उन्होंने हाथ रख दिया, तो ये कितना इररिस्पॉन्सिबल स्टेट का मैसेज जाएगा पाकिस्तान के लिए। सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट। जर्नलिस्ट के साथ आप इसलिए करते हैं आरजू के वो सवाल उठाते हैं। हमारे मुल्क में सवाल उठाना मना कर दिया गया है, हमारे मुल्क में बात करना मना कर दिया गया है। उनको आदत ऐसी पड़ गई है कि आपने सिर्फ जी कहना है, यस सर कहना है, या उनकी तारीफ करनी है, उनकी कसीदे करने हैं, उनकी मदद सराई करनी है। नहीं करेंगे तो आपके साथ जुल्म होगा, आपकी ठुकाई होगी, आपको मारेंगे, आपको बाजू तोड़ देंगे, आपको चैनलों से निकलवा देंगे। असद तूर हो, मतीउल्लाह जान हो, अफसार आलम हो, हामिद मीर हो, अहमद नूरानी हो, उमर चीमा हो, इन सब की आप मिसाल ले लें। ये मुल्क के अंदर रह के अपनी जंग लड़ रहे हैं, जो मुल्क से बाहर हैं वो भी धमकी उनको मिलती है, उनको भी थ्रेट्स मिलते हैं। करीमा बलोच को कनाडा में आके मार देते हैं, ये साजिद को जाके यूरोप में मार देते हैं, ये साउथ अफ्रीका में काम कर लेते हैं। इनके जो ये नॉन स्टेट एक्टर के नाम पे जो मर्सनरीज घूम रहे हैं, इससे सहाफत को नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को खतरा है। तो सर ये अपनी हरकतें क्यों नहीं ठीक कर लेते? ऐसे अब रोका तो नहीं जा सकता, चाहे ये मारें, चाहे इन्होंने सब करके देख लिया, गोली भी मार दी, घर में घुस के भी मारपीट कर ली, उठा के भी ले गए। लेकिन एक चीज और मैं देख रही थी कि हमारे जो रिटायर्ड जनरल हैं उसमें तकरीबन 91 के करीब ऐसे हैं जिन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप ली है। तो आप भी तैयार हो जाए और हो सकता है डीएचए बनाना शुरू कर दें, क्या पता मार्शल लॉ लग जाए। तो इस तरह आपकी कभी किसी से मुलाकात हुई? आपने कभी पूछा कि जी आपने क्या मुल्क की हालत कर दी है? वो हमारे दोस्त हैं ट्विटर पे, टोट बटोट, उन्होंने ये ट्वीट मुझे लिख कर, फिर उसके नीचे उसमें लिखा था कि 91 जनरल रिटायर्ड जो हैं वो कनाडा आ गए हैं। फिर उसने मुझे लिखा कि आप भी एहतियात कीजिएगा। तो मैंने कहा चलो वो आ गए हैं तो कुछ नहीं तो एक ISPR ही बना दें, यहाँ पे हमें भी लिफाफे मिलना शुरू हो जाएं। मार्शाल्लाह तो खैर वो क्या लगाएंगे, वो जब हाजिर सर्विस होते हैं तब वो किसी काम के नहीं, तो रिटायर होने के बाद तो वो बिल्कुल ही नाकाम और नाअहल हो जाते हैं। यहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट और मॉर्गेज एजेंट बन के घूम रहे होते हैं जितने भी जनरल मेजर हैं। हाँ, अलबत्ता ये है कि उनके घर बड़े बड़े होते हैं, वो यहाँ के पॉश इलाकों में रहते हैं, हम सब उनको आइडेंटिफाई करते हैं, जानते हैं। यहाँ पे वो ज़रा लो प्रोफाइल रहते हैं, बिल्कुल आवाम में घुल मिल जाते हैं, अदबी महफिलों में आना शुरू हो जाते हैं, शायर बन जाते हैं, अदीब बन जाते हैं, राइटर बन जाते हैं,
प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने लग जाते हैं, म्यूजिकल कॉन्सर्ट करवाने लग जाते हैं। यहाँ पे वो वही काम करते हैं जो पाकिस्तान में करते थे, लेकिन वो वर्दी पहन के करते थे। यहाँ अब वो बगैर वर्दी के गाने बनाते हैं और तराने जारी करते हैं। 14 अगस्त भी उनके ज़िम्मे आ गया है। वहाँ से अली ज़फ़र को बुलाना है तो वो कॉन्सर्ट भी वही कराएंगे। यहाँ पे एक डिफेंस आर्मी एक्स एसोसिएशन बना डाली है उन्होंने, बड़ी अच्छी ठीक ठाक, जैसे पाकिस्तान में आपका जिमखाना होता था वो इस तरह का उन्होंने पैसा लगा के यहाँ भी अपना काम शुरू कर दिए। कनाडा में भी वो फल फूल रहे हैं क्योंकि पैसा तो बहुत है। पेड घर खरीदे हैं, यानी कि मैं यहाँ पे 30 साल से हूँ, मेरा घर आज तक पेड नहीं हुआ, मैं अभी तक बैंक का मकरूज हूँ। वो आते ही जो है वो 2 मिलियन का घर, महल नुमा घर लेते हैं और उसमें रहना शुरू हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और उसमें कोई सवाल नहीं कर सकता। कनाडा की हुकूमत को तो पैसा चाहिए। देखें, आप पैसा ला रहे हैं विद इन द कंट्री, वो किसी भी सूरत में ला रहे हैं, चाहे वो, मैंने ये भी देखा कि एक सियासी दौर में भी, अदवार में भी यहाँ पे लोग आए हैं जो सियासी पार्टियों से मुंसलिक रहे हैं, वो भी वहाँ से बड़ा अरबों रुपए लूट के पाकिस्तान का यहाँ आए, बड़े बड़े फार्म हाउस खरीदे उन्होंने और वो अपना हंसी खुशी याद इलाही में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। टोपी भी पहन लेते हैं, रमज़ान की महफिल भी वो मुनक़िद कराते हैं। तो ये हमारे जो है वो मतलब मुहिब्बे वतन लोग हैं जो वतन में नहीं है। आप ये देखिए, ये वो मुहिब्बे वतन लोग हैं। जी। ये उसी तरह के लोग हैं सर। वो जो एक पुरानी फिल्म पाकिस्तानी थी ना, उसका सीन बड़ा मशहूर था कि जी चोरी मेरा पेशा है, नमाज मेरा फर्ज है। तो वो दोनों चीजें एक साथ कर रहे होते थे। और टोपी तो पहनते हैं सर पे और आवाम को भी पहनाते हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे एक चीज बताइए सर, एज अ जर्नलिस्ट आपने, जाहिर है पहले से आप ने देखा होगा दौर एक पाकिस्तान में जर्नलिज्म का। पहले भी ये हुआ करता था, लेकिन अभी 1-1.5 साल में ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि जर्नलिस्ट को मारा जाता है या उठा के ले जाते हैं। अब तो खैर हद ही कर दी उन्होंने, घर में घुस गए। तो ये चीज अब 1-1.5 साल में जो है ये ज्यादा क्यों हो गई है? थी तो पहले भी, लेकिन अब एकदम बढ़ गई है। देखिए, वो एक दो बातें हुई हैं। अगर तो इमरान खान अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे होते तो शायद तनकीद कम होती। जो फायरिंग हो रही है उनके ऊपर, अल्फाज की बुछाड़ हो रही है, कॉलम लिखे जा रहे हैं, वो कम होती। अब एक तरफ इमरान खान जो है कुछ करके नहीं दे रहे, वो जो लेकर आए थे इनको सजा के लाडला बना के, अब वो परेशान है कि यार ये तो काम ही नहीं हो रहा हमारा। तो और दूसरी तरफ से जो ये सियासतदान जो हैं ये हमें इस पे वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, सहाफ़ी जो हैं ये हाईलाइट कर रहे हैं चीज़ों को। तो वो एक उलझन का, एक परेशानी का शिकार हैं कि यार ये अब हम करें तो करें क्या? हमने ला के बिठा लिया। ये इमरान एक तरफ हमारा हेडेक बना हुआ है, दूसरी तरफ ये सहाफ़ी बने हुए हैं। तो इसको किसी तरह से रोकें, क्योंकि हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी बन रही है कि लेकर तो हम ही आए थे, सजा के तो हमने सारा मैदान इनको दिया था कि वो तराने बज रहे हैं, वो एयरवाई पे हमने घंटों-घंटों नशरियात करवाई, कंटेनर खड़े करवाए, हमने अपने सादा लिबास में लोग जलसे में भेजे ताकि लोग लगें ज़्यादा से ज़्यादा। और अब जो है वो कारकर्दगी 0/0। तो वो शर्मिंदगी है, उलझन है, फ्रस्ट्रेशन है, वो कहीं न कहीं निकलेगी। और वो ये चाहते हैं कि आप लोग, उन्होंने ज़्यादातर सहाफ़ियों को खरीद लिया, आपके इल्म में, कि वो सूट पहन के जो 3 पीस एयरवाई पे बैठते हैं, या वो जो कि फराडिये और मुजरिमान जो कि एंकर बने और तजिया निगार बने हैं, चौधरी गुलाम हुसैन जैसे लोग जब एयरवाई पे बैठेंगे, आप देखिए तो उस मुल्क का क्या बनेगा। सर अब तो बिल्कुल 90% क्या 98% इसी तरह के रह गए जो इनके अपने ही पेट किस्म के जर्नलिस्ट और सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, क्योंकि वो जर्नलिस्ट भी नहीं है, उनके पास ना डिग्री है ना काम है, बिल्कुल, बिल्कुल, सिर्फ बिल्कुल। एंकर बना के बिठा दिया। लेकिन अब लास्ट में सर मैं पूछना चाहूंगी कि हामिद मीर साहब के लिए अब एक इन्होंने नया ट्रेंड शुरू किया है और सब इनके यूथियाज और जो हैं वो लिख रहे हैं कि जी उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है हामिद मीर साहब का, चाहे फेसबुक हो या ट्विटर, जी वो इंडिया से ऑपरेट हो रहा है, इंडिया से चलाया जा रहा है। साथ ही आसमा शिराजी के लिए भी ट्रेंड शुरू किया है इन्होंने कि जी उन वो भी इंडिया से पेड हैं और ये वो करके उनके अजीब बेकार किस्म के जर्नलिस्ट जिनको कोई एबीसीडी भी नहीं आती जर्नलिज्म की, वो ये बातें कर रहे हैं और मुसलसल सोशल मीडिया पे ये चीज अब उछाली जा रही है। मैं समझता हूँ ये इन्फॉर्मेशन गलत है। वो इंडिया नहीं बल्कि इसराइल से उनका चल रहा होगा, और अस्मा शिराजी और हामिद मीर साहब का, क्योंकि इंडिया क्यों बोलें? जब बोलना ही है तो फिर पूरा ही बोलें कि यार ये इसराइली यहूदी एजेंट है, ताकि पाकिस्तानियों को तसल्ली हो जाए एकदम से कि ये वाकई यार हम दीन ईमान के रास्ते पे सीधा चल रहे हैं, और ये कुफ़ार जो हैं ये जंग है इस्लाम और कुफ़ार की। इसको इस तरह बना दें ना। हिंदुस्तान तो अब पुराना हो गया ना कार्ड, लोग बोर हो गए हैं सुन के। तो अकल के अंधे लोगों को ये नहीं मालूम कि वैसे तो अगर इंडिया से चला भी रहे हैं तो शायद उसकी वजह ये भी होगी कि इंडिया में टेक्निकल
आपको पता है कि एक बहुत बड़ा स्किल सेट है वहाँ पे, लोग अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, वो अपनी एक आईटी, एक सिलिकॉन वैली उन्होंने अपनी बना ली है। तो हो सकता है वो वहाँ से चला रहे हो, क्योंकि पूरी दुनिया उनको आउटसोर्स करती है, तो हामिद मीर ने कर दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। लेकिन मैं कहता हूँ इसराइल से कर दें। मैं खुद सोच रहा हूँ कि कहाँ से करूँ। पहले मेरा था कि मैं इंडिया से, दिल्ली से करूँ, फिर मैंने कहा नहीं, अब मैं सीधे सीधे तल अवीव भी जाके ना अपना वहाँ से अकाउंट वगैरह चलवाऊंगा, क्योंकि मुझ में तो अहलियत है नहीं कि मैं अपना अकाउंट खुद चला सकूँ। एक छोटा फेसबुक का अकाउंट चलाना कोई आसान बात होती है, मुझे बताएं, या ट्विटर का अकाउंट चलाना कोई आसान बात होती है? उसके लिए लोग रखने पड़ते हैं। आसमा शिराजी इतनी बिजी हैं, उनको ज़ाहिर है मदद चाहिए होती होगी वहाँ से। उन्होंने मोदी साहब को फ़ोन किया होगा कि भाई हमारा अकाउंट चलवा दें। उन्होंने कहा था बिल्कुल आपका चला देंगे दीदी, कोई मसला नहीं है। ये मतलब किसकी समझ में आ रही है बात? ये कौन पाकिस्तानी समझ सकता है कि ये बात दुरुस्त होगी या सच होगी? आप बताएं कि ये आपस में ही कव्वाली गा के, खुद ही तालियां पीट के, खुद ही ढोल बजा के जो है ना खुश हो जाने वाले मिरासी हैं, जिनको जिनको ये नहीं पता कि बाकी लोग जो हैं 22 करोड़, वो समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हो। बाकी लोग जो 22 करोड़ हैं वो समझ रहे हैं कि हामिद मीर जो है वो और आसमा और दीगर हमारे दोस्त जो हैं वो आप उनसे इंटरव्यू के लिए टाइम मांगते थे, उनसे लाइनें लगा के खड़े होते थे 2 दिन पहले तक। अब वो अचानक से वो इंडिया के एजेंट हो गए। हर वो शख्स जो आपकी बात नहीं मानेगा, अगले दिन आपको इल्हाम होगा कि वो इंडिया के एजेंट होगा। और जो असल इंडिया के एजेंट होंगे, मुस्तफ़ा कमाल जैसे पाकिस्तान कराची में, या दीगर लोग जिन्होंने बाकायदा रॉ से कहते हैं कि हमने ट्रेनिंग ली थी, उसके बाद यहाँ के वो पाकबाज हो गए। और जो अल्ताफ हुसैन और दीगर लोग हैं जिन्होंने आज तक पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान को बचाने की बात की, उनके लिए वो जो है वो गद्दार हो गए। हुसैन हक्कानी इनके लिए गद्दार हो जाता है। मारवी सरमद और गुल बुखारी, गुल अली इस्माइल, ये मोहसिन दावर, ये सब गद्दार हैं। मंजूर पश्तीन गद्दार है, हमारा नाम भी फहरिस्त में आ गया। तो मतलब ये तो अब मैं समझता हूँ कि सारे गद्दारों को मिलकर एक जमात बनानी चाहिए, और उसमें हम आपसे भी दरख्वास्त करेंगे कि हमें इस्लामाबाद में एक अच्छा सी ऑफिस दिलाएं, हम वहाँ के इलेक्शन लड़ेंगे और इस मुल्क को बचाएंगे। इस पाकिस्तान को बचाना मकसद है, इसको तबाही से दूर करना मकसद है। इन इदारों को, इदारा नहीं कहता मैं, डिपार्टमेंट को, जो डिपार्टमेंट हैं वो अपनी सरहदों से बाहर निकल गए हैं, उनको वापस सरहदों पे भेजना है, ताकि हर चीज़ अपनी प्लेस पे आ जाए। अब वरना ये मुल्क एक पीसू का टावर बनता चला जाएगा जो टेढ़ा होगा, और टेढ़ा होते 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 आपको पता है कोई चीज़ ज़्यादा अरसे खड़ी नहीं रह सकती अपने बुनियादों पर। सर, ये गद्दारी का सर्टिफिकेट वाहिद सर्टिफिकेट है पाकिस्तान में जो होम डिलीवरी दी जाती है, जिसकी वो घर बैठे आपको मिल जाता है। लेकिन बाकी सबके लिए जैसे कहते हैं कि लाइन लगानी पड़ती है, लेकिन ये हर एक को मिल जाता है। मुझे भी मिल चुका है, काफी दिन पहले मुझे भी कह चुके हैं जी रॉकी एजेंट है और ये इंडियंस को बिठा के बात करती है। इनको इंडियंस के साथ बात करनी भी है, और अगर कोई करे तो प्रॉब्लम भी है। एक तरफ इमरान खान साहब भी कहते हैं कि जी हम इंडिया से बात करना चाहते हैं, दूसरी तरफ फिर कहते हैं हमने नहीं करनी बात। मतलब डबल डबल इनके स्टैंडर्ड्स चल रहे होते हैं। लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप आगे इनकी गवर्नमेंट का, और पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है जब ये एफएटीएफ में भी फंसे हुए हैं और इधर से गवर्नमेंट का भी बुरा हाल है और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो जर्नलिस्ट को उठा उठा के ले जा रही है? देखिए, आपने अभी जो बात की ना, मैं उसमें यही कहूँगा कि फ्यूचर कोई बहुत ज़्यादा बुरा तो खैर नहीं है। लेकिन एफएटीएफ के हवाले से पहले मैं बता दूं कि अभी इन्होंने दरख्वास्त करनी है कि हमें जो है ना अक्टूबर तक का टाइम दे दें। ये अभी आवाम को बताया नहीं है उन्होंने। ये इन्होंने 3-4 प्लान तैयार किए हैं, उसमें से एक तो ये है कि अक्टूबर तक का इनको टाइम एक्सटेंशन मांगेंगे, शायद मिल जाए। दूसरा ये कि ये कह रहे हैं कि एफएटीएफ एक स्टेटमेंट जारी करे जिसमें वो ये कहे कि पाकिस्तान शाबाश, बहुत अच्छा काम किया अब तक, वेरी गुड, वेल डन, जॉब वेल डन, और आप जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं, वी आर वेरी हैप्पी। ये उन्होंने बाकायदा रिक्वेस्ट की है लिखकर कि एक अवामी सतह पर एक स्टेटमेंट जारी करवाया जाए एफएटीएफ से कि पाकिस्तान की अहसन कारकर्दगी रही है, दे हैव डन वंडरफुल जॉब। ये बाकायदा डिमांड की जाएगी। और बाकी जो 3 हैं पेंडिंग हैं, उसके लिए इन्होंने कहा है कि हम टाइम मांगेंगे, हमें और टाइम दिया जाए। इंटरनेशनल कंट्री रिस्क गाइड जो है वो एक और इशू है जो पाकिस्तानियों को ये बताते नहीं है, एफएटीएफ के साथ साथ चल रहा है वो, और उसमें भी पाकिस्तान मुश्किल में है, चैलेंजेस में है। तो अब मुझसे जब सवाल किया जाता है कि क्या पाकिस्तान, जो मेरे इंडियन सहाफ़ी दोस्त हैं वो अक्सर सवाल करते हैं कि क्या पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जा रहा है, तो मेरा क्लियर जवाब होता है कि नहीं जा रहा। पाकिस्तानी दोस्त जब सवाल करते हैं कि क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ रहा है, तो मेरा क्लियर जवाब आज है कि वो अभी बाहर नहीं आ रहा है। अक्टूबर तक वो खुद हुकूमत कह रही है कि हम टाइम मांगेंगे।
अब तो अच्छा, अब ये जो है सूरत हाल पे डिपेंड करता है कि जिस तरह से मोस्ट डेंजरस सिटी इस्लामाबाद बनता जा रहा है जर्नलिस्ट के लिए, टेररिज्म पे कोई खातिर खा प्रोग्रेस नहीं हुई है। लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी होगी कि चूंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मामले से अमेरिका के साथ बहुत अच्छी कोऑपरेशन का इजहार किया है, अड्डे वड्डे भी देंगे उनको, उनके साथ कोऑपरेट भी करेंगे, तो उसकी शाबाशी के तौर पे उनको कुछ ना कुछ वो हर थोड़े दिनों के बाद एक लॉलीपॉप रिलीफ मिलता है, और वो रिलीफ किसी हद तक मिलेगा, लेकिन मुकम्मल रिलीफ नहीं मिलेगा। तो अब ये एक ऐसी सिचुएशन है कि इसमें अमेरिका का भी एक अहम किरदार है। हमारी जो नाअहली है, मैं उस पर बार बार तवज्जो दिलाता हूँ कि वो नाअहली ये कि हम कोई तैयारी करके नहीं जाते, हम सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स ऑफिस में बैठ के एक पोजीशन पेपर जारी कर देते हैं कि ये करना है, लेकिन वो जो लोग वहां जाते हैं वो उसको इफेक्टिवली कम्युनिकेट और प्रेजेंट नहीं कर पाते अपना केस। तो उसकी तैयारी की ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी बात ये कि ये जो ग्लोबल इंटरनेशनल सिचुएशन डेवलप हो रही है, इस पे ये भी बहुत डिपेंड करता है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा ताबेदारी का मुजाहरा करते हुए अफगानिस्तान के मामले में अमेरिका के साथ ताउन किया, उसका शायद कुछ उनको रिलीफ मिल जाए, लेकिन वापस अभी ग्रे लिस्ट से तो आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल ठीक, और इस चीज को इनको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, वरना थोड़े दिन के लिए सही ग्रे में ही रह जाएंगे, लेकिन ये कि अगर ना सुधरे तो फिर ब्लैक में भी जा सकते हैं अगली बार। लेकिन अभी आपने तो फिलहाल एक और जो बात कही थी ना, मैं वो भी बता दूं। आपने शायद कहा था कि जो इस हुकूमत का फ्यूचर क्या है या ये क्या होगा, तो मैं उसमें सिर्फ यही कहूंगा आरजू के फ्यूचर तो जो है ना दिन ब दिन वो बुरा ही नजर आ रहा है हमें। जो हुकूमत की कारकर्दगी की बात कर रहा हूँ, मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मुल्क तो कहीं नहीं जा रहा। हुकूमत की कारकर्दगी जो है बुरी से बुरी होती जा रही है। लेकिन तमाम स्टेक होल्डर यानी कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर, उनका ये मानना है कि इनको जो है ना ये अपना पूरा शौक करने दो, इनको ये जितनी गलतियां हैं ये मुकम्मल करने दो, सियासी शहीद नहीं बनाया जाए इनको। क्योंकि अगर आज आपने इनको वक्त से पहले डिसमिस कर दिया तो ये फिर कंटेनर पे चढ़ के खड़े हो जाएंगे और अजाने देने लग जाएंगे। तो वो नहीं चाहते कि वो ये ऐसा कोई मौका दिया जाए, क्योंकि लोगों को ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि ये फेलियर की तरफ जा रहे हैं, ये इकोनॉमिकली बहुत ड्रास्टिकली जो है नोज डाइव फेलियर की तरफ जा रहे हैं। सो लेट देम बी, अगरचे इससे मुल्क का नुकसान है, लेकिन क्योंकि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है तो तमाम स्टेक होल्डर इस बात पे राजी हैं कि इनको अपना शौक पूरा करने दो। उस शौक के बाद इनका सफाया खुद ब खुद वही करेंगे जो उनको लेकर आए थे। लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये तो कंटेनर से उतरे ही कभी नहीं, ये हमेशा से पहले दिन से कंटेनर पे ही है, गवर्नमेंट में आने के बाद भी। नहीं नहीं, कंटेनर ये से इनका कैसे जो उतरेंगे, वो अंदाज तो है। जहाज बन गए, वो तो और ऊपर चले गए। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। आई होप कि आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी जरूर। जल्दी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।